टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च में अभी जो पिछला लेक्चर हम लोगों ने लिया था उसमें किसने क्या था कि आपका डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ों पे थोड़ा सा डिस्कशन किया था। कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, इन सब चीज़ों पे हमने बात की थी। अब जो है टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें जो है कई टाइप्स होते हैं। हर किताब में, हर उसमें जो है लैंग्वेज के उसमें जो है कई प्रकार के जो होते हैं टाइप्स होते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से टाइप लिखा है। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हमको उसकी टर्मिनोलॉजी से समझना पड़ता है कि ये किस टाइप का होगा। एग्जाम में 3-4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं रिसर्च को लेकर। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है फैक्ट बेस्ड, जो कि अब यूजीसी नेट में एनटीए के उसमें नहीं आता है। जैसे कि ये रिसर्च क्या है, तो फाइंडिंग द थिंग्स, डिस्कवरी द थिंग्स, ठीक, तो ये रिसर्च में नहीं होगा। या फिर जो है क्या कहते हैं कि अगर हम देखते हैं कि रिसर्च के दौरान जो है बहुत सारे छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी यूज करके रिसर्च को ब्रॉड कॉन्सेप्ट में पहले दिया जाता था। लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं नाउ डेज, अगर हम देखते हैं इस समय जो पेपर हो रहे हैं 2015 के बाद का, अगर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं तो 2015 के उसमें जो है थोड़ा क्वेश्चन का लेवल फ्रेम अलग किया गया, लेकिन 2018 से क्वेश्चन का बिल्कुल ही लेवल चेंज कर दिया गया। अब उसमें पूछते क्या है कि असर्शन रीजन पूछते हैं, तो असर्शन दे देंगे कि किसी भी तरह के क्वेश्चंस को पुटअप करके असर्शन बनाया जा सकता है, और रीजन दे देंगे कि रिसर्च, जैसे सीधी सी बात है, एक क्वेश्चन असर्शन रीजन में लिख दिया गया कि रिसर्च जो है पुराने तथ्यों से नए तथ्यों की खोज करना है। ये तो एक रिसर्च का असर्शन दे दिया। रीजन दे दिया कि रिसर्च 2 वर्ड्स से मिलकर बना है। एक का अर्थ होता है री यानी अगेन यानी पुनः, और जो है दूसरा वर्ड जो मिलकर बना है वो है आपका सर्च, यानी कि कई बार चीजों को खोजने, एक ही चीज में कई चीजों को खोजने या पुराने तथ्यों से नए तथ्यों को खोज करने को ही रिसर्च कहते हैं। तो असर्शन और रीजन क्या हो गया, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और ट्रू भी है, तो वहां पे हम इस तरह के क्वेश्चंस का वो देते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चे फंसते हैं क्वेश्चन में, आप लोग फंसते हैं, तो वो किस तरह का क्वेश्चन होता है, असर्शन रीजन में। इसके बाद आ जाता है मैचिंग इन द फॉलोइंग्स। अब मैच इन द फॉलोइंग्स में जो है क्वेश्चन 2 तरीके से, 2 रिसर्च के 2 टॉपिक्स तरीके से पूछा जाता है। जैसे मैच इन द फॉलोइंग, टाइप्स ऑफ रिसर्च में ज्यादातर मैच इन द फॉलोइंग्स आता है। यदि हम नोटिस करेंगे पिछले साल के, आप लोग प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन पेपर देखेंगे, चाहे वो पेपर 1 में आप देखें या जिनके पेपर 2 में रिसर्च पढ़ना है, तो टाइप दे देगा और उस टाइप की कुछ टर्मिनोलॉजी को यूज करके वहां पे लिख देगा कि ये क्या इस टाइप का है। जैसे फंडामेंटल, एक साल का 2016-17 का पेपर आप देखें तो उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि फंडामेंटल रिसर्च लिखा हुआ है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च लिखा हुआ है, एक्शन रिसर्च लिखा हुआ है, अप्लाइड रिसर्च, इस तरह से लिखा हुआ है। उसके बाद उसको जो है एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो टाइप्स होते हैं, इनको पहले हमें बारीकी कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा किस टाइप में है। बेसिकली मैंने उस दिन बताया था कि एक्सप्लोरेटरी होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है और कैजुअल होता है। तो ये तो 3 ऐसे रिसर्च के वो हैं जो कि हम जनरली स्टार्टिंग से जानते आते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे रिसर्च के टाइप होते हैं, जो नोट्स मैंने दिया उसमें अभी आप लोग देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल। अब फंडामेंटल रिसर्च क्या है, फंडामेंटल रिसर्च कहते किसे हैं, फंडामेंटल रिसर्च का क्या अर्थ है, और अप्लाइड रिसर्च क्या है। तो देखो 3 चीज तो याद रखो, एक फंडामेंटल, दूसरा अप्लाइड, तीसरा एक्शन। तो अगर चाहे आप इसे रिवर्स फॉर्म में लेकर जाओ, एक्शन, अप्लाइड एंड फंडामेंटल, चाहे आप इसे फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन। फंडामेंटल का मतलब होता है, फंडामेंटल रिसर्च को कई नामों से जाना जाता है, जैसे बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च। हाँ, तो इस तरह के जो नाम रहते हैं, इसका मतलब है कि प्योर, जो बिल्कुल थ्योरेटिकल। अगर एग्जाम में मैचिंग इन द फॉलोइंग क्वेश्चन में किसी भी रिसर्च के टाइप में पूछा जा रहा है, थ्योरी वर्ड यूज किया जा रहा है, यानी प्रिंसिपल या सिद्धांत, है ना, या जो है क्या कहते हैं, सिद्धांत कह रहे हैं या किसी तरह का थ्योरी कह रहे हैं, तो ये सारे वर्ड्स किसके लिए होंगे, फंडामेंटल रिसर्च के लिए होते हैं। फंडामेंटल रिसर्च जो होता है, पुराने ज्ञान को जो है बदलकर नए ज्ञान की खोज में लगा देते हैं,
पहली चीज, नई नॉलेज को निकालते हैं जैसा कि रिसर्च का काम है, और उसमें फंडामेंटल रिसर्च में, इसको अगर मैं हिंदी में बताऊं तो मौलिक अनुसंधान भी कहते हैं। तो मौलिक अनुसंधान यानी कि बेसिक, यानी कि जो जड़ से, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो डार्विन का सिद्धांत हुआ, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल का सिद्धांत हुआ, और आपका लेमार्क का सिद्धांत हुआ। ये सिद्धांत क्या, ये थ्योरी है, लेकिन ये थ्योरी तो है नहीं, ये तो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्चुअल रिसर्च जो आगे हमें पढ़ाते हैं सबको, तो उसमें कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट जब भी कोई सिद्धांत बनाया जाता है तो उसके लिए हम डिजाइन बनाते हैं कि हम किस मेथोडोलॉजी को, इसी को कहते हैं डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या होता है, ब्लूप्रिंट। हम अपने घरों का मॉडल तैयार करते हैं, अपने किसी भी काम को करने का पूरा स्टेप्स तैयार करते हैं, उसको हम जो कहते हैं रिसर्च डिजाइन कहते हैं, यानी ब्लूप्रिंट्स। एक साल के क्वेश्चन में आया है कि रिसर्च डिजाइन को किस और नाम से जाना जाता है, तो ब्लूप्रिंट के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात कर ले इसकी, अगर रिसर्च डिजाइन के ब्लूप्रिंट्स की बात करते हैं तो रिसर्च डिजाइन ब्लूप्रिंट्स क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें एक पूरा का पूरा ढांचा तैयार किया जाता है। उस ढांचे में हर वो ब्लॉक्स को रखा जाता है जिसके तहत हम जो रिसर्च में यूज करेंगे, यानी कि एक पूरा मॉडल तैयार करेंगे। अब उस मॉडल में हमने किचन भी बना रखा है, ठीक है, पूजा घर भी बना रखा है, उस मॉडल में हर एक चीज बनाकर रखेंगे जिसमें हमें पता रहेगा कि हाँ इतना बड़ा हमारा पूरा पैरामीटर है, और उस पैरामीटर में हमें कौन सी चीज कहाँ रखनी है और किस तरह से रखनी है। तो इसे रिसर्च डिजाइन कहते हैं। अब जब हम रिसर्च डिजाइन करते समय सबसे पहले हम ऐसा तो कहेंगे नहीं हम फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च जो है वो इतना आसान नहीं है जितना कहना आसान है। क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है कि थ्योरी को प्रतिपादित करना होता है, और थ्योरी को प्रतिपादित करने का मतलब यूनिवर्सल अप्रोच, कोई ऐसे अप्रोच हो जो कि यूनिवर्सल हो। जैसे अगर हम बात करें मैनेजमेंट का अप्रोच, तो मैनेजमेंट के अप्रोच में एक मोटिवेशंस का अप्रोच होता है जिसमें हम मैस्लो की थ्योरी पढ़ते हैं। तो मैस्लो की थ्योरी क्या है, मैस्लो की थ्योरी जब बनी तब उस समय वो कौन सा रिसर्च था, और आज की डेट में देखा जाए तो ये वो एक सिद्धांत है। मैस्लो के प्रिंसिपल क्या है, एक सिद्धांत है जो थ्योरी के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसको हम जगह जगह पर जो है एप्लीकेशन रूप में देखते हैं। तो वो एक फंडामेंटल रिसर्च हो गया। लेकिन जब उन्होंने किया था तब तो ये फंडामेंटल रिसर्च नहीं था, तब ये कौन सा रिसर्च था, तब उन्होंने या तो उसमें कुछ टूल्स लिए होंगे, ऑब्जर्वेशन किया होगा, या फिर क्वेश्चनर भरवाया होगा, या फिर उसमें जो है कुछ एक्शंस किए होंगे, कुछ लोगों पे अप्लाई किया होगा, एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, ठीक, तुलना की होगी, कुछ 2-4 लोगों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया होगा। तो ये डिजाइन के तहत आता है, जो हम लोग बेसिकली एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं। ये रिसर्च का टाइप नहीं है, रिसर्च के डिजाइन के टाइप है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब रिसर्च के पहला टाइप मैंने क्या बताया कि फंडामेंटल, तो फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और जो है एक्शन रिसर्च, ये तीनों एक दूसरे के क्या कहते हैं, कोरिलेट में रहते हैं। अब जब हम कोई इमीडिएटली काम करते हैं, कोई इमीडिएटली प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं, उसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। जब हम उस इमीडिएटली निकाले हुए सलूशन को, उस निकाले हुए सॉल्यूशंस को अप्लाई करते हैं, और उसको एप्लीकेशन को कई लोग एप्लीकेशन अप्लाई करने लगते हैं, उसको क्या कहते हैं, सभी लोग अपने अपने व्यवहार में दिखाने लगते हैं, उसको हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। और जब वो अप्लाइड जो है किसी सिद्धांत का रूप ले लेता है, कोई थ्योरी का रूप ले लेता है, तो उसे हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। तो एग्जाम में बहुत छोटे से ट्रिक से ये पहले पकड़ लीजिएगा कि यदि मैच इन द फॉलोइंग से फंडामेंटल से रिसर्च एक साइड लिखा हुआ है और दूसरे साइड में किसी भी ब्लॉक में थ्योरी, प्रिंसिपल, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स का कुछ भी आता है लिखा हुआ, तो आप तुरंत पहले उसको फंडामेंटल रिसर्च में डाल दीजिएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये फंडामेंटल रिसर्च होता है। क्योंकि नए ज्ञान की, नए अनुसंधान को करने को, नई समस्याओं के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब ओजोन डिप्लीशन हुआ था, या फिर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, जब हम लोग ईवीएस पढ़ते हैं, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग पुरानी समस्या है? नहीं, ये पुरानी समस्या तो है नहीं, ये तो आज की देखा जाए तो ये तो 50 साल के बीच की समस्या है। तो ये एक नई समस्या है जिसके बारे में हमें बहुत कम पता था। हमें पता ही नहीं था कि अगर हम ज़्यादा जो है क्या कहते हैं पेड़ पौधे काटेंगे और बहुत ज़्यादा जो है ईंधन का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा
जो है पृथ्वी के जो भी मटेरियल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उसका ज़्यादा अप्लाइड अपना करने लगेंगे तो वो एक दिन हमारा ख़त्म हो जाएगा और हमारे लिए वो दिक्कत बढ़ जाएगी, वो ग्लोबल वार्मिंग के उसमें हो जाएगा। भाई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें हम लोग ईवीएस में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या है, ये एक नई समस्या थी पहली चीज। अब जब नई समस्या थी तो इस समस्या से लड़ने के लिए उन्होंने कुछ एक्शंस लिए, कुछ पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1972 में। 1972 में सबसे पहले एक सम्मेलन किया गया, कॉन्फ्रेंस किया गया कि भाई आने वाला दौर अगर इसी तरीके से होगा और इसी तरह से बढ़ती हुई आबादी और पेड़ बढ़ेंगे वो होंगे। इसमें एक्शन रिसर्च का एक और बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। अगर हम लोग देखते हैं कि चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन क्या है, एक एक्शन रिसर्च था। वहां पे एक एक्शन लिया था, किसने लिया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने लिया था उत्तराखंड के उसमें। और उन्होंने पेड़ों से सभी को कहा कि पेड़ों को काटना जो है एक गलत वो है, यानी कि वनोन्मूलन जो है एक गलत चीज है, तो हमें जंगल बचाना चाहिए। अगर हम जंगल बचाएंगे, टाइगर बचाओ, जंगल बचाओ, ठीक, गंगा एक्शन प्लान, ये सब क्या है, ये एक्शन प्लान था, यानी एक्शन लिया गया था। और इसके बाद जो है इसे अप्लाई किया गया, हर जगह पर अप्लाई किया गया। सबसे पहले गंगा बचाओ की बात कर रहे हैं, नर्मदा बचाओ की बात कर रहे हैं, जिसमें मेधा पाटकर का हम लोग नाम भी सुनते हैं, मेघा पाटकर जी का, जो कि क्या कहते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन की एक प्रमुख वो मानी जा गई है। तो अब उन्होंने ऐसे ही तो एक दिन उठकर वो नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक एक्शन लिया कि भाई अगर इसी तरह से जो है लगातार जो है अगर नदियों का दोहन होता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि मीठे पानी का और नदियां हमारे देश में बचेंगी ही नहीं। तो उन्होंने इस तरह के आंदोलन चलाए, ठीक, नमामि गंगे है। तो ये सारे क्या है, ये एक्शंस हैं, ये प्रोग्राम है जो कि चलाया गया। अब इसे अप्लाई कराने के लिए क्या वो हुआ, इसे कोर्ट का भी एक मुद्दा बना दिया गया। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने क्या किया था कि नदियों को क्या जीवित का वो दे दिया। और हम अपने भारत के संविधान में आर्टिकल 51 में और जो है आर्टिकल 48 में हम लोग पढ़ते ही हैं, ज्यादातर अक्सर हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या है, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, जो कि 1976 के अमेंडमेंट्स में आकर जोड़ा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज के उसमें लाकर जोड़ा गया है कि भैया पर्यावरण संरक्षण करना हमारा जो है मूल कर्तव्य माना जाएगा। तो मूल कर्तव्य क्यों माना जाएगा, क्योंकि हम उसका दोहन कर रहे हैं, हम रिसोर्स का, तो एक समय पे रिसोर्स भी क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा, और जब सोर्स हो जाएगा तो कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। तो हम उस समय एक्शन लिए, उस एक्शन को फिर अप्लाई कराने के लिए हमने उसके लिए नियमावली बनाई, और नियमावली आने वाले वक्त में क्या बन जाएगा, सिद्धांत बन जाएंगे। जब सिद्धांत बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फंडामेंटल रिसर्च हो जाएगा। तो हम फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च में ये बिल्कुल बेसिक से जो डिफरेंसेस हैं, क्योंकि बहुत सारी किताबों में बहुत सारी जगहों पर ऐसा हमको लिखा हुआ मिल जाता है कि एक्शन रिसर्च जो क्या है वो अप्लाइड रिसर्च है और अप्लाइड रिसर्च ही एक्शन रिसर्च है। लेकिन इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस है। एक्शन तुरंत, हम जैसे क्या कहते हैं, कहीं हमें किसी डेस्टिनेशन में पहुंचना होता है तो हमको जिस रूट से जाना है उस रूट हमारा जो रहता है, क्या रहता है, लॉन्ग रूट है तो हम शॉर्ट रूट लेंगे, वो हमने एक्शन लिया। लेकिन अब उसी शॉर्ट रूट से अगर कई लोग आने जाने लगेंगे, वो अप्लाई में आ गया, यानी हमारे बिहेवियर में भी आ गया, हम भी कई बार उसी से आने जाने लगे तो हमारे वो बिहेवियर में आ गया। अब वो क्या है, कुछ दिन में वो जो रूट रहेगा वो उस जगह के आने जाने के लिए मेन रोड बन जाएगा। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, वो प्रिंसिपल बन गया। तो उसे हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल, यानी कि जब कुछ पहले कुछ चीजें एक्शन में होती हैं, फिर वो अप्लाइड होती हैं और फिर कहीं जाकर वो फंडामेंटल रिसर्च में होता है। तो हम वहाँ पे फंडामेंटल की बहुत बेसिक सी चीज बताइए, अगर एग्जाम में बहुत शॉर्ट में अगर पकड़ना हो, जरूरी नहीं है कि सारी किताबों को आप रट कर समझें, बहुत सिंपल से उसमें आप समझ सकते हैं कि थ्योरी है, प्रिंसिपल लिखा है, तो फंडामेंटल रिसर्च है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे टाइप ऑफ रिसर्च में अप्लाइड रिसर्च। यदि हम अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं तो क्या है, अप्लाइड रिसर्च रिफर्स टू साइंटिफिक स्टडी, बहुत बड़ी चीज है साइंटिफिक स्टडी, एंड रिसर्च दैट सीक टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो प्रैक्टिकली हमारे यहाँ पर चल रही है इस समय समस्या। अप्लाइड रिसर्च इज यूज्ड टू फाइंड सोल्यूशन टू एवरीडे प्रॉब्लम, रोजमर्रा की जिंदगी में, यानी रोजाना हमारे जीवन काल में या हमारे देश में या हमारे समाज में जिस तरह की समस्याएं चल रही हैं उसे सॉल्व करने के लिए क्योर इलनेस एंड डेवलप इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज
टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए, यानी कि इनोवेशंस पर ज़्यादा जोर देता है अप्लाइड रिसर्च, रादर देन टू एक्वायर नॉलेज फॉर नॉलेज शेक। ठीक, इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्रोडक्शन। पहले खेती की जो पद्धति थी प्राचीन पद्धति में, उसमें खेती में जो है आज की और उस समय की खेती में और आज की खेती में बहुत डेवलपमेंट किया गया है। पहले हम जो है सब्जियां वब्जियां उगाने के लिए जो है पूरा एक जमीन लेते थे, उस पर उगाते थे। आज हम घर घर में भी सब्जियां उगा सकते हैं। खेती करने के नए नए तरीके आने लगे हैं। पहले हम खेतों को जो है बैलों से जो है उसकी गुड़ाई जुताई ये सब करते थे, और आज हम ट्रैक्टर और डिफरेंट टाइप ऑफ द टेक्नोलॉजी। ठीक, ट्रीट और क्योर अ स्पेसिफिक डिजीज, बहुत सारे डिजीजेस से क्योर करने के लिए हम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ द जो है मल्टी विटामिन्स और इन सब चीज़ों का सेवन करने लगे हैं। तो ये क्या है, ये अप्लाइड रिसर्च है। इम्प्रूव द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ होम्स, ऑफिस, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वो कौन सी मूवी आप लोगों ने अगर देखी होगी, दंगल मूवी, तो उसमें दिखाता है ना कि वो जो दो लड़कियां रहती हैं अपने पिताजी से बगावत कर रही होती हैं और रोज जो है वो येलो कलर का जो बल्ब लगाते हैं पीले रोशनी वाली, तो वो बल्ब जो है लगाकर उस पर पानी डालती है, वो जो है फ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसका टेम्परेचर, तो अब वो जो पीले कलर का बल्ब है अगर वो देखा जाए तो वो 100 वाट का बल्ब होता था, और आज की डेट में अगर हम एक सिंपल सी एलईडी और इन सब चीजों का एग्जांपल देखें तो 10-20 वाट में भी वो बहुत ज्यादा रोशनी दे रही है। तो इसका मतलब क्या है, हम 100 वाट से 20 वाट यानी हमने 80 वाट्स का बचत किया। तो ये क्या है, ये एक अप्लाइड रिसर्च है। और जब आने वाले वक्त में यही अप्लाइड रिसर्च प्रिंसिपल के रूप में हो जाएगा, और प्रिंसिपल के रूप का मतलब कि अब आपको वो येलो बल्ब घर में लगाने की जरूरत ही नहीं है। उस येलो बल्ब को लगाकर जो है पढ़ने से आंखों पे भी जोर पड़ता था, आंखें भी खराब हो रही हैं, तो अब हम एलईडी लगाकर वो करते हैं, पढ़ते हैं, तो उस पर सफेद रोशनी रहती है, पीली रोशनी नहीं रहती है। तो ये क्या है, ये सारी चीजें अप्लाइड रिसर्च आज की डेट में, लेकिन आने वाले वक्त में क्या बन जाएगी, यही आपकी फंडामेंटल रिसर्च बन जाएंगी कि हर घर में जो है आपको इस तरह का एनर्जी कंज्यूम करना ही नहीं है वो जो कि ज्यादा बिजली का बिल दे। ठीक, ये आपका अप्लाइड रिसर्च हुआ। बेसिक रिसर्च यानी यही फंडामेंटल। ठीक, यहाँ पे देखिए बेसिक रिसर्च क्या है, फंडामेंटल। फंडामेंटल बेसिक रिसर्च में हम देखेंगे कि रिसर्च इज डिराइव्ड बाय साइंटिस्ट क्यूरियोसिटी टू इंटरेस्ट इन अ साइंटिफिक क्वेश्चंस। व्हाट इज द साइंस एंड व्हाट इज द आर्ट। डेफिनेशन क्या है साइंस की और आर्ट की। अब अगर हम देखते हैं कि साइंस की डेफिनेशन 6-7 क्लास में हम लोग जब पहली बार साइंस को उठाकर साइंस बुक पढ़ते हैं एक अलग से, तो उसमें लिखा होता था ना, सुव्यवस्थित व सुसंगठित ज्ञान को, यानी ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक नॉलेज इज नोन एज द साइंस। बिल्कुल ये वही चीज है यहाँ पर कि साइंटिफिकली, यानी साइंस का मतलब है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब है स्टेप बाय स्टेप। कोई क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज हुआ, थॉमस एल्वा एडिसन के दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ कि दिन में जो है तो काम करना आसान है लेकिन रात में काम करना मुश्किल है, तो हमें ऐसी चीज का वो करना चाहिए कि रात में भी हमें प्रॉपर उसी तरह से रोशनी मिलनी चाहिए। तो आज हम घरों में बल्ब जला रहे हैं। उसी तरह से अगर हम सिंपल सी बातें देखें कि और भी आइंस्टीन ने जब प्रकाश के उसमें नियम दिया था, यानी कि प्रकाश की चाल का नियम दिया था, वो क्या था, जिस समय उन्होंने किया था वो एक्सपेरिमेंट था, लेकिन आज जब उन्होंने किया तो वो एक क्या हो गया, आपका फंडामेंटल थ्योरी हो गई है। उसी के बेस पर जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ। न्यूटन्स लॉ में जो 3 नियम्स उन्होंने दिए थे, वो न्यूटन लॉ क्या थे, वो उस समय में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उस समय पे वो एक ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, या उस समय में वो एक क्या कहते हैं, लेकिन उसको गहन अध्ययन करने के बाद किया। वो गहन अध्ययन इन सब चीजों को करने के बाद, क्योंकि उस समय तो किसी को नहीं पता था कि पृथ्वी पर कोई बल है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल करते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल अगर फोर्स है तो वो किस बेस पर है, तो ये बेसिक रिसर्च में हम लोग देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, वो सिद्धांत पर उन्होंने न्यूटन लॉ पे, आज हम रॉकेट साइंस की बात कर रहे हैं कि रॉकेट साइंस की चीजें चल रही हैं। ठीक, scientist curiosity to interest in scientific question, the main motivation is expand man knowledge। human beings के knowledge की बात हो रही है कि man knowledge को बढ़ाने के लिए, not to create और इन्वेंट समटाइम्स मीन, कोई जरूरी नहीं है कि कुछ इन्वेंट करने के लिए ही बेसिक रिसर्च किया जाए। हम फंडामेंटल रिसर्च कुछ नया खोजने के लिए नहीं करते, हम उसमें कुछ नया करने के लिए करते हैं। जरूरी तो है ना कि जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उससे हमें सफलता ही मिले। देयर इज नो ऑब्वियस कमर्शियल वैल्यू टू द डिस्कवरीज
that result from basic research. For example, how did the universe begin? बहुत कि हमारा जो है यूनिवर्स कैसे बना, तो इस यूनिवर्स को बनने से लेकर और चीज़ें आज के डेट में हम पढ़ते पढ़ते हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ लिए, ठीक है, हमने क्या कहते हैं पहले के टाइम पर ये हम जब हम भौगोलिक, अगर हम ज्योग्राफिकल थिंकर की बात करते हैं तो वहाँ पे ज्योग्राफिकल थिंकर क्या कहते हैं, बहुत साल पहले की बात है कि वो लोग कहते थे कि पृथ्वी जो है वो केंद्र में रहती है एंड सन उसके जो है चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये एक हाइपोथेसिस उस टाइम पे थी, लेकिन बाद के टाइम पे जो है कुछ चिंतक ने कहा नहीं ये गलत बात है, पृथ्वी जो है सन केंद्र में है और पृथ्वी क्या है, वो चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी चक्कर लगाती है और वो 365 डेज में समथिंग टाइम्स में उसने कंप्लीट करती है। इसी तरह से और भी प्लैनेट है, ठीक, सूर्य एक तारा है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो यूनिवर्स क्या है, पूरे यूनिवर्स में ब्लैक होल क्या है, कितना % हम यूनिवर्स का देखते हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग जब अराइज होते हैं तो पढ़ते हैं, ठीक। व्हाट इज द प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कंपोज्ड ऑफ, अगर हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हम किसी भी क्वेश्चन को अपने दिमाग में रख सकते हैं, मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को ये सारी चीजें, कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, जैसे फॉर एग्जांपल जिस तरह से लिविंग थिंग्स बने हुए हैं, किससे, सेल से बने हुए हैं, द यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स इज सेल, हम जानते हैं इससे कोशिका होता है। उसी तरह से जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी किस चीज से बने हुए हैं, एटम से बने हुए। अब एटम में भी कुछ ना कुछ होगा, तो एटम में क्या क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इन सब चीजों के बारे में रदरफोर्ड ने, चैडविक ने और जो है क्या कहते हैं थॉमसन ने अलग अलग तरीके से जो है काम किया था, ठीक। हाउ डू स्लाइम मोल्ड्स रिड्यूस, ठीक, व्हाट इज द स्पेसिफिक जेनेटिक कोड ऑफ फ्रूट फ्लाई, ठीक। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं जो दिमाग में हमारे अराइज होते हैं, तो ये फंडामेंटल रिसर्च है। तो अब ये फंडामेंटल रिसर्च अगर हम इसी को अब टीचिंग से कोरिलेट करते हैं, तो टीचिंग में जब स्टूडेंट्स के दिमाग में रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस आने लगे, यानी चिंतन शैली वाले क्वेश्चन आते हैं कि दुनिया क्या है, जीवन क्या है, धर्म क्या है, व्हाट इज द क्या कहते हैं लाइफ कहाँ से आई है, ठीक, व्हाट इज द सोल, और क्या कहते हैं हिस्ट्री कैसे बनी, ज्योग्राफी कैसे बनी, ठीक, कंप्यूटर कैसे बना, इस तरह के बहुत बड़े ब्रॉड लेवल की कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आते हैं। तो रिफ्लेक्टिव, ठीक, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि मेमोरी लेवल और क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल बेसिक रिसर्च नहीं होता, ये दोनों तो आपके मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल तो अलग टीचिंग में। तो वहां पर अगर हम कोरिलेशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ पर कि असर्शन में दे दिया कि एक जो है स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को जो है यूनिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिमाग में अराइज होने लगे। अब वहाँ पे रीजन में दे दिया कि ये एक बेसिक रिसर्च है के तहत होगा, क्योंकि फंडामेंटल, क्योंकि वहाँ पे उसको हाइपोथेसिस बनानी है, ठीक, वो हाइपोथेसिस बनाएगा, वहाँ पर वो सोचेगा, गहन चिंतन करेगा, क्योंकि ये सब कुछ फंडामेंटल रिसर्च के तहत होता है। तो वहाँ पे सिद्धांत को बनाना, सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए जब कोई चीज नियमावली बनाई जाती है तो वो फंडामेंटल रिसर्च की उसमें होता है। अब हम आते हैं कोरिलेशनल रिसर्च, ठीक। कोरिलेशनल रिसर्च क्या होता है, अभी हम थोड़ा सा मेरिट और डिमेरिट फंडामेंटल रिसर्च की मेरिट्स क्या क्या हो सकती हैं अगर हम बात करते हैं, तो नोट्स में मैंने दिया हुआ है। तो फंडामेंटल, पहली बात तो ये इसकी मेरिट क्या है, ये कुछ नया खोजने की कोशिश करता है, ये पुरानी चीजों से भी नई चीजों को, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। अभी रिसर्च के टाइप में वहां पर जाएंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिया, लेकिन फंडामेंटल रिसर्च हम कब करते हैं, जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च है, और उसमें क्वांटिटेटिव भी आएगा, लेकिन क्वांटिटेटिव जब डाटा कलेक्शन और जो है क्या कहते हैं क्वेश्चनर, इन सब चीजों में आएगा तो वो क्वांटिटेटिव होगा। लेकिन जब हम इसमें ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बाकी नए कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगा। तो फंडामेंटल नई चीजों को खोजता है। द प्रॉब्लम इज क्रिएटेड इन द रिसर्च due to fundamental circumstances. The fundamental research new facts, नए तथ्यों को खोज रहा है। extensive scope of knowledge of the researcher, researcher के knowledge को देखने के लिए वो किया जाता है fundamental research. The sample is basically very extensive in fundamental research
देयरफॉर द स्कोप ऑफ रिसर्च रिजल्ट इज वेरी एक्सटेंसिव। ठीक है, मौलिक अनुसंधान क्या होता है? मौलिक अनुसंधान में जितनी भी क्या कहते हैं तथ्य होते हैं और जो रहते हैं सैम्पलिंग होती है, ये सब क्या होता है बहुत ब्रॉड लेवल पर होता है। तो ये तो इसके कुछ मेरिट्स हुए जो बुक्स में आप लोगों को मैंने दे रखा है, तो आप लोग अभी देख लेंगे, पढ़ लेंगे। द स्कोप ऑफ फंडामेंटल, अगर हम देखते हैं तो स्कोप ऑफ फंडामेंटल, तो हर रिसर्च कभी ना कभी फंडामेंटल रिसर्च बन जाता है अगर वह रिसर्च सही तरीके से किया गया है। और इसके स्कोप बहुत सारे हैं, क्योंकि आज की डेट में देखिए, आज की डेट में जो नई नई समस्याएं, नए नए जो है आइडेंटिफिकेशंस हो रहे हैं, वो फंडामेंटल रिसर्च को ही जन्म देता है। ठीक, इसके बाद डीमेरिट्स ऑफ रिसर्च, अब ये बहुत ब्रॉड लेवल पे होता है, जो इसके मेरिट्स हैं उसी को आप अपोजिट करते जाएंगे। तो ये टाइम टेकिंग है। पहला, इट्स अ टाइम टेकिंग। अगर एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो फंडामेंटल रिसर्च के 4-5 वो लिख दिए और उसमें कहेगा कैसे कि ये टाइम टेकिंग है। गुड, ये टाइम टेकिंग है। एक्सपेंसिव है, बिल्कुल सही बात है। इसके डीमेरिट से एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च जितना टाइम लेता है उतना एक्सपेंसिव भी हो सकता है। उसके बाद क्या कहते हैं, इसमें बायस के बहुत सारे चांसेस बढ़ भी सकते हैं। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च करते समय जो है क्या होता है कि रिसर्ची जो होता है, जो रिसर्च करने वाला होता है, वो कभी कभी परेशान हो जाता है, तो वो बायस वाले भी चीजें कर देता है, जिससे फंडामेंटल रिसर्च खराब हो सकता है। पेशेंस, एक रिसर्चर के, अभी हम जब क्वालिटीज ऑफ रिसर्चर पढ़ाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो रिसर्च एथिक्स में हम लोग देखते हैं, पेशेंस फुल्ली, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च में कुछ हो चाहे ना हो, वो सब बात की बात है। टाइम टेकिंग है, एक समय आने के बाद एक ही काम करते करते रिसर्च ही ऊब सकता है। रिसर्चर को क्या होता है, दिक्कत आ सकती है, वो सोचेगा अरे मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है पॉजिटिव, तो वहां पर वो डिमोटिवेट हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे टर्मोलॉजी होते हैं जो कि फंडामेंटल रिसर्च के डीमेरिट्स हैं। अब जब फंडामेंटल रिसर्च के डीमेरिट्स है तो हमें ध्यान, पहला हमने क्या कहा, टाइम टेकिंग, एक्सपेंसिव हो सकता है, रिसर्चर का पेशेंस लेवल डाउन हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उसमें इस तरह से 4-5 स्टेटमेंट दे देगा और स्टेटमेंट से फिर कोड बना के दे देगा, कोड A and B इज राइट, कोड B and C इज राइट, ऑल ऑफ द अबव इज राइट। तो ये क्वेश्चंस बनाने के, फ्रेम करने के ऊपर होता है। ठीक, इसके बाद आपका आता है कोरिलेशनल रिसर्च में हम देखेंगे, कोरिलेशनल रिसर्च रिफर्स टू द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन और स्टैटिकल स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग 2 और मोर वेरिएबल्स। कोरिलेशन हम कभी भी एक ही के ऊपर तो करेंगे नहीं, 2 या 2 के वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशंस की जा सकती है। ठीक है, सिस्टमैटिकली, और सबसे बड़ी बात है वेरिएबल्स के इसमें कॉज एंड इफेक्ट, किसको डिटरमाइन करने के लिए करेंगे हम, कॉज एंड इफेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए। इट सीक्स टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन एसोसिएशन, ठीक, और correlation between 2 or more variable that do not readily lend themselves to experimental manipulation। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन, जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे कि मैनिपुलेशंस क्या होता है, तो यहाँ वहां पर देखने लायक की चीज रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, ग्रुप इज सैंपल एंड मेक वन ग्रुप लिसन टू म्यूजिक एंड अदर कंपेयर द जो है बीपी लेवल्स, यानी एक ग्रुप का हम सैंपल लिए जहां पर वो म्यूजिक सुनना है, देन अदर का जो है बीपी लेवल सर्वे कर दे। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है, तो हम एक्सपेरिमेंट्स में हाइपोथेसिस में क्या लिए हुए, लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक, लिसनिंग टू म्यूजिक, लोअर ब्लड प्रेशर लेवल, जो लोअर ब्लड प्रेशर के लेवल्स के लोग होंगे उनका हमने एक सर्वे कर लिया कि भाई वो म्यूजिक को सुन रहे हैं तो उनके ऊपर क्या होगा। तो यहाँ पे 2 तरीके से हम रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। एक तो एक्सपेरिमेंट कर लेंगे कि ग्रुप सैंपल ले लिया कि किसके किसके जो है वो है बीपी लो है, और उनको हमने जो है क्या कहते हैं म्यूजिक सुनाते हैं, सर्वे करेंगे। या तो हम उनसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आस्क करेंगे कि भाई वो म्यूजिक सुनने के बाद
क्या फील करते हैं, ठीक है। अगर आपका बीपी लो रहता है और आपको म्यूजिक सुनाया जा रहा है तो उस समय आपको किस तरह की फीलिंग्स आ सकती है, आपको चिड़चिड़ाहट होती है या आपको अच्छा लगता है। तो हम इस तरह के सर्वे यहाँ पे यानी कि कोरिलेशन में हम दो तरह के डिजाइन रिसर्च के बना सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल बना सकते हैं और एक सर्वे बना सकते हैं। और एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एडवांटेज क्या है, कैन कलेक्ट मच इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी सब्जेक्ट एट वन टाइम, ठीक है। हम बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं एक ही सब्जेक्ट से एक समय में ना, कि कई सब्जेक्ट से भी कलेक्ट किया जा सकता है और एक सब्जेक्ट से भी कई सारे जो है इंफॉर्मेशन को एक समय में कलेक्ट किया जाए। कैन स्टडी अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएबल्स एंड देयर इंटर रिलेशंस, ठीक, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है या नहीं है, दोनों चीजें याद रखिएगा। रिसर्च में कभी पॉजिटिव एस्पेक्ट या नेगेटिव एस्पेक्ट के लिए नहीं किया जाता, रिसर्च सिर्फ रिसर्च की तरह करिए, उसमें आपके आंसर्स पॉजिटिव आएंगे ऐसा कुछ नहीं है, उसमें आपके आंसर्स नेगेटिव ही आएंगे ऐसा भी कुछ नहीं है। जनरली लोग जो है इसी चक्कर में जो है रिसर्च, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो आधे से ज्यादा रिसर्चर्स की प्रॉब्लम्स यही होती है कि वो अपने यहाँ पर जो हाइपोथेसिस दिखा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ही टॉपिक का एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि मेरा टॉपिक बैंकिंग में है, तो अब हम बैंकिंग में कर रहे हैं, तो बैंक में करते समय हमने जो बैंक एम्प्लॉयज पर किया हुआ है, तो अब जरूरी तो है नहीं कि प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होते हैं रेदर देन द गवर्नमेंट सेक्टर के। हो सकता है कि भाई जहां पे मैं करने गई वहां पे गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय जो है वो डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं रेदर देन प्राइवेट सेक्टर के, या फिर तो ये चीज ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है, तो उसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एक ही पैरामीटर सेट नहीं कर सकते। तो मैं अगर जिस सपोज मैंने 5 बैंक लिया, तो हो सकता है 2 बैंक मेरे कह रहे हैं कि प्राइवेट है, हम बहुत खुश हैं, हमारे पास मतलब हर फैसिलिटीज है, हमें कहीं से कोई कमी नहीं है, और गवर्नमेंट बैंक की तरह हमारा कोई वो नहीं है, हम प्राइवेट में भी बहुत हैप्पी हैं। और हो सकता है जो गवर्नमेंट सेक्टर में है एम्प्लॉयज वो कह रहे हैं कि भाई मतलब कि हमें कोई किसी तरह, हम गवर्नमेंट है लेकिन हमें किसी तरह की सुविधाएं नहीं है, हमारे पास जॉब चैलेंज नहीं है, हमारे में टाइम पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं दिए जाते हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर्स नहीं सिखाए जा रहे हैं, हमें एक जो कहते हैं कंपैटिबल नहीं बनाया जा रहा है, हम बस आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो ये भी एक समस्या हो सकती है जिसका डिससेटिस्फैक्शन, तो ये क्वालिटेटिव्स किसमें आ जाता है, तो कोरिलेशन से करते हैं। तो कैन स्टडी अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएबल्स, देयर इंटररिलेशन, study variables that are not easily produced, ठीक, study variables that are not easily produced in the laboratory, ये लेबोरेटरी में इजिली प्रोड्यूस नहीं, ठीक है, जो वेरिएबल्स है वो लेबोरेटरी में नहीं। एक और चीज याद रखिएगा, बहुत लोगों ने इस तरह की बातें कह रखी है कि सोचते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च का नाम लेते ही हमारे दिमाग में लैब आ जाता है और एक्सपेरिमेंट का नाम लेते ही हमारे दिमाग में लेबोरेटरी आ जाती है। तो हमारा यहाँ पे लेबोरेटरी का अर्थ कुछ और होता है। लेबोरेटरी का मतलब ये नहीं कि एक कमरा है और कमरे के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे गए और वहां पर जो है लेबोरेटरी टेस्ट किया जा रहा है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल हम हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स का नाम, अगर जो भी HR और मैनेजमेंट और कॉमर्स के बच्चे होंगे उन लोगों ने सुना होगा अच्छी तरह से, आप लोगों में से, कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स, और मैंने ही पढ़ाया है, तो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स में जब किया था एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च था और उन्होंने कोरिलेशंस की कहीं ना कहीं वो चीजें वेरिएबल्स लिए थे, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंटल कहा जाता है, रिले असेंबली टेस्ट रूम था। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने, छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट किए थे। इंटरव्यू मेथडोलॉजी, मास इंटरव्यू का, तो ये क्या है, ये कोरिलेशन रिसर्च में भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल था। डिसएडवांटेज, कोरिलेशन डज नॉट इंडिकेट, ठीक, कोरिलेशन डज नॉट इंडिकेट कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, कॉजेशन यानी कोरिलेशन इंडिकेट सिर्फ कॉज और उसको इफेक्ट को नहीं करता, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। प्रॉब्लम्स विद सेल्फ रिपोर्टेड मेथड, ठीक है, कभी कभी प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, सेल्फ रिपोर्टेड मेथड पे तैयार कर देते हैं, तो वो भी एक डिसएडवांटेज है कि हमने सेल्फ रिपोर्ट मेथड यूज कर लिया, अब हम वो बायस हो सकता है, तो ये चांसेस रहेंगे। अब आते हैं हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब है, पहला
सबसे छोटा सा की पॉइंट, रिपोर्ट जनरेशन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या क्या चीजें दिमाग में रखिएगा, रिपोर्ट जनरेशन होगा और क्या होगा आपका, कंपेयर करना, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च refers to research that provide an accurate portrayal of characteristics of a particular individual, situation or group. Descriptive research also known as the statistical research। बहुत कम लोगों को ये पता रहता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है। जब हम दो लोगों के बीच में तुलना करेंगे, दिमाग लगाइएगा, जब दो लोगों के बीच में चाहे हम पॉलिटी में तुलना ही क्यों ना करें, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव हो जाएगा। जैसे राम श्याम की अपेक्षा ज्यादा लंबा है, ठीक है, राम श्याम की अपेक्षा ज्यादा लंबा है। हमने यह क्रिटिसाइज नहीं किया, ध्यान रखिएगा, क्रिटिसाइज्म नहीं होगा। क्रिटिसाइज जो होगा वो वहां पर होगा रिसर्च में, एनालिटिकल रिसर्च में, जहां हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें। जब हम कहेंगे कि राम जो है श्याम से क्या कहते हैं, लंबा नहीं है, ये इसकी एक कमी देखी जा रही है, तो ये क्या है, हमने तो यही बताया कि राम क्या है, श्याम से लंबा नहीं है। लेकिन अगर हमने ऐसे बताया कि राम जो है श्याम से 2 इंच छोटा है, कंपेयर किया, कंपेरेटिकल किया, 2 इंच क्या हो गया, वो आपका स्टैटिक यानी क्वांटिटेटिव में आ गया, तो इसको समटाइम्स स्टैटिस्टिकल रिसर्च कहा जाता है। These studies are a means of discovering new meaning, describing what exists, determine the frequency with which sometime occurs and categorizing information, ठीक। In short, descriptive research deals with everything that can be counted, ठीक, counted आ गया, quantitative हो गया, and study which has an impact of the lives of the people it deal with. For example, finding the most frequent diseases, ठीक, finding the most frequent diseases that affect चिल्ड्रेन ऑफ अ टाउन के चिल्ड्रन में कौन कौन से मतलब जो है डिजीजेज जो है ज्यादातर अफेक्ट किया था। द रीडर ऑफ रिसर्च विल नोन व्हाट टू डू टू प्रिवेंट दैट डिजीज, दस मोर पीपल विल लाइव अ हेल्दी लाइफ, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर हमने क्या किया, टाउन लिया, तो अब जाहिर सी बात है जब हमने शहर लिया या कस्बा लिया छोटा सा, तो वो करने के लिए तो हम उसका कंपेयर कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से कर रहे हैं कि शहर के बच्चे अगर किस वजह से जो है कौन कौन से उनको ज्यादातर बीमारियां हो जाती हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल टाउन में बहुत ज्यादा मच्छर है तो मलेरिया बहुत ज्यादा फैल रहा होगा, गांव में मच्छर नहीं है तो मलेरिया नहीं हो रहा होगा, ठीक है। टाउन में जो है प्रॉपर जो है नालियां वगैरह बहुत ज्यादा है, तो वहां पर जो है बच्चों को अक्सर जो है किसी न किसी तरह की सांस की प्रॉब्लम है, गाड़ियां मोटर चल रही है तो हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा वो इनहेल कर रहे हैं तो उनको समस्या हो सकती है। तो ये सारी समस्या टाउन के होंगे, लेकिन गांव में एक वातावरण शुद्ध है। यहाँ पर उन्होंने गांव लिखा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक कंपेरिजन दिखा दिया और एक रिपोर्ट बता दे। एक क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट जनरेट करेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे कि कस्बों में किन किन चीज़ों की सुविधाएं की जाएं जिससे कि गाँव की तरह ही कहीं ना कहीं शहर के भी बच्चे यानी कस्बे के बच्चे ज्यादा अच्छे हो सके। तो इन चीजों पर काम किया गया है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। एडवांटेज, पहला एडवांटेज, द पीपल इंडिविजुअल स्टडीज आर अनअवेयर so that act naturally or as they usually do in every situation, okay। it is less expensive है, बहुत मॉडर्न। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को अगर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में देखा जाए तो ये मॉडर्न, अब कई बार लोगों को पता ही नहीं है कि रिसर्च भी अपने आप में एक ट्रेडिशनल रिसर्च होता है और एक मॉडर्न रिसर्च होता है, ठीक है। क्लासिकल रिसर्च यानी क्लासिकल रिसर्च में हम ऑब्जर्वेशन मेथोडोलॉजी अपनाते थे और रिसर्च करते थे, डिस्कशन करते थे, कॉन्फ्रेंस कर लेते थे, चर्चा कर लेते थे एक ही जगह पर बैठकर। लोग जैसे हम सोक्रेटिस का अगर नाम लेते तो सोक्रेटिस क्या करता था, सोक्रात क्या करता था, किसी न किसी बातों पर चर्चा करता था। क्वेश्चन, डायलेक्टिकल मेथड, तर्क वितर्क चीजें होती थी, तर्क रखा जाता था। और एंशियंट टाइम की बात अगर हम करते हैं तो हमारे यहाँ पे शास्त्रों में, रामायण में जनक जी के बहुत सारे ऐसे वो मिलते हैं जहाँ पे गार्गी, ठीक है, याज्ञवल्क्य
ऐसे ऋषियों के मिलते हैं जो तर्क वितर्क कर रहे हैं, अष्टांग की बात करते हैं तो जो अष्टमुनि रहते हैं वो लोग बैठ के तर्क वितर्क करते हैं, राजा परीक्षित की बात करते हैं तो वहां पर भी वो जो है अपने मृत्यु के समय में जीवन मृत्यु इन सब चीजों पे तर्क वितर्क, ये दैट इज द ऑल्सो द रिसर्च। ये सब कुछ रिसर्च है। फर्क इतना है कि हम रिसर्च को बहुत हैवी लेवल पे मानते हैं, रिसर्च जबकि लाइट लेवल पर रहता है। तो ये वो उस समय डिस्क्रिप्टिव नहीं होता था, उस समय तुलनात्मक चीजें नहीं होती, तुलना नहीं की जाती थी, उस समय अपने अपने मत रखे जाते थे, जिस मत से जो ज्यादा सहमत हो जाए। तो ये भी एक रिसर्च है, दुनिया क्या है, जीवन क्या है, ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है बड़े बड़े लेवल पे। और उस समय ज्यादातर कौन से रिसर्च होते थे, एक्सप्लोरेटिव रिसर्च होते थे, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च किए जाते थे, डिस्क्रिप्टिव नहीं। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, एक मॉडर्न रिसर्च है, तुलना करना, कंपेयर करना। क्यों? क्योंकि पहले समाज का रूप क्या था, एक जैसा था। बाद में समाज में कम्युनिटी बनी है, बाकी चीजें आई हैं। जब हम अगस्त कॉम्टे का नाम सुनते ही हैं कि प्रत्यक्षवाद के लिए जाने जाते हैं, पॉजिटिविज्म थ्योरी ही उन्होंने पूरी की पूरी वो है। और पेपर 1 में कई बार पॉजिटिविज्म के लिए अगस्त कॉम्टे का नाम लिया जाता है। और जो है क्या कहते हैं, पेपर 2 सोशियोलॉजी में भी आप लोग देखते हैं, सोशियोलॉजी के बच्चे सभी लोग देख रहे हैं आप लोग के पेपर 2 में पॉजिटिविज्म। तो ये प्रत्यक्षवाद की बात हो रही है कि क्या प्रत्यक्षवाद है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की उसमें है तुलना करना। जैसे भारत की मशीनें अमेरिका की मशीनों की तुलना में कितनी अच्छी हैं, या भारत की क्या कहते हैं मसाले जो है दूसरी कंट्रीज के मसालों से कितना अच्छा है। तो ये क्या है, एक तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है कि हमारे यहाँ पर जो है मीठे पानी का ज्यादा स्रोत कहाँ कहाँ पर है, ये एक तुलना करना। रिपोर्ट जनरेशन, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग फंडामेंटल रिसर्च की तरफ इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि मैंने उसके डीमेरिट्स बताए। सबसे बड़ा डीमेरिट्स क्या है, पेशेंस। लोगों के पास पेशेंस, रिसर्चर के पास एक सबसे बड़ी चीज खूबी होनी चाहिए। और कम से कम इस तरह के एक क्वालिटीज ऑफ रिसर्चर से पिछले कई सालों में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि एक रिसर्चर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, तो पेशेंस होना चाहिए। जिस रिसर्चर के पास पेशेंस नहीं होगा वो रिसर्च कर ही नहीं सकता है, वो फिर जो है रिसर्च पूरी तरह से प्रॉपर कर ही नहीं पाएगा। बचपन में हम लोग पंचतंत्र की बहुत सारी कहानियां पढ़ते थे, तो उसमें एक कहानी होती थी ना, एक पर्सन था जो गड्ढा खोद रहा था हीरे निकालने के लिए, और उसके बाद जो है जब पेशेंस नहीं था तो वो कुछ दिनों के बाद थक हार के छोड़ देता है, नहीं यहाँ पे हीरे है ही नहीं। और बाद में पता चला कि कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसी में 2 फावड़े मारे और उसने जो है हीरे निकाल लिए। काम उसने किया, उसके पास पेशेंस होता तो वो थोड़ा और खोदता तो और शायद उसको हीरे मिल जाते। तो रिसर्चर के पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते समय जो है थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेस एक्सपेंसिव रहता है, कम टाइम रहता है। यहाँ पे देखिए, लेस एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग देन क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स है ना, क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स जो किए जाते हैं उसमें जो है ये कम हो रहता है। कलेक्ट्स अ लार्ज अमाउंट्स ऑफ नोट्स फॉर डिटेल स्टडीइंग, ठीक, कलेक्ट लार्ज ऑफ नोट्स, हम बहुत सारे नोट्स कलेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें रिपोर्ट देनी होती है। तो हम जब रिपोर्ट देते हैं किसी चीज की तो हमें हर जगह से जो है किसकी तरफ से किस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके बारे में जानना जरूरी होता है। एज इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड नॉट मेक एनी कंक्लूजन, इट इज टू स्टार्ट द रिसर्च विद इट। ठीक, ये डिस्क्राइब कर रहा है और कोई प्रॉपर एक कंक्लूजन नहीं है, यानी कि ये एक नई स्टार्टअप दे देता है दूसरे रिसर्च को। डिसएडवांटेज, रिक्वायर मोर स्किल्स। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करने के लिए ज्यादा स्किल्स की, नॉलेज की नहीं बात हो रही है, स्किल्स की, यानी कि स्किल्स आना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्किल्स एंड नॉलेज? स्किल्स एक पर्टिकुलर चीजों पर आपका कौशल होना चाहिए, जैसे सिलाई करना एक स्किल्स है, ठीक, कंप्यूटर चलाना एक स्किल्स है। लेकिन कंप्यूटर बनाने वाला जब कंप्यूटर की नई नई क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी को बनाता है और ये चीजें करता है, तो वहां पे स्किल्स नहीं होता, उसमें क्या रहता है, उसका कहीं ना कहीं बहुत ब्रॉड नॉलेज रहता है, तभी वो कंप्यूटर बना सकता है। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, मोर स्किल्स, यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्किल्स चाहिए। डज नॉट आइडेंटिफाई कॉज बिहाइंड अ फिनोमिनन, ठीक, कारण नहीं पता कर पाता,
बहुत सारे कारण नहीं पता कर पाता है, जो भी फिनोमिनन सिद्धांत दिए गए हैं समटाइम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते समय ये एक ड्रॉबैक देखा गया है। रिस्पॉन्स रेट इज लो इन दिस रिसर्च, रिस्पॉन्स बहुत मतलब रिस्पॉन्स जल्दी नहीं मिलता है जो रिस्पॉन्स हमें चाहिए होता है। रिजल्ट ऑफ दिस रिसर्च कैन चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना, इसका रिजल्ट जो है वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च सिद्धांत जल्दी नहीं चेंज होते। जो यूनिवर्सल सिद्धांत कह दिए गए हैं, यूनिवर्सल अप्रोच कह दिया गया है, जैसे हेनरी फ्योल का मैनेजमेंट का अप्रोच को यूनिवर्सल कहा गया, क्यों? क्योंकि वो बार बार नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल अप्रोच किस लिए? प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग ये सारी चीजें क्या एक यूनिवर्सल है कि हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो वो उनका एक यूनिवर्सल अप्रोच है, इसीलिए उसको जो है वो बार बार चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते समय इन चीजों को चेंज किया जाता है। जैसे हम टेलर की थ्योरी में साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, वो जो उनके प्रिंसिपल को हम कई बार चेंज कर सकते हैं, तो वहां पर वो क्या है एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी कहा जा सकता है, या कह सकते हैं वो उस समय एक्सपेरिमेंट्स के उसमें किए थे। फिर आ जाते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च, एक नया टर्मोलॉजी कई इधर यूजीसी नेट के एग्जामिनेशंस में कई बार आया हुआ है, एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च है क्या, देखते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च refers to the investigation of a culture through an in-depth study of the members ऑफ द कल्चर। बहुत सिंपल से वर्ड में देख लीजिएगा, जब भी किसी कल्चर की इन्वेस्टिगेशन होगी, अब कल्चर की इन्वेस्टिगेशन का मतलब पीपल, भाई गाय भैंसों और जानवरों का तो कोई कल्चर होता नहीं होगा, संस्कृति सभ्यता ये सब किससे जुड़े हुए, मानव से जुड़े हुए हैं, हाँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब उसके बारे में किसी तरह की डेप्थ स्टडी करते हैं, सोशियोलॉजी में बहुत सारे ऐसे जो है ब्राउन्स की थ्योरी, रॉबर्ट ब्राउन, के मर्टन, इन लोगों के हम जब नाम सुनते हैं तो वहां पर इन सब चीजों के कि वो किस पर है कि वहां के कल्चर पर्टिकुलर किसी एरिया के संस्कृति पर जान रहे हैं, आदिवासी जन समुदाय पे जान रहे हैं, जनजातियों पर हम कर रहे हैं, उनके कल्चर पे कर रहे हैं, ये इस तरह की रिसर्च को क्या कहते हैं, हम एथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द सिस्टमेटिक कलेक्शन, सिस्टमेटिक रिसर्च का मतलब ही सिस्टमेटिक है, क्योंकि रिसर्च क्या है, साइंस एंड आर्ट दोनों है। साइंस क्यों है, क्योंकि सिस्टमेटिक और बाकी चीजें हैं, आर्ट क्यों, क्योंकि इसका एप्लीकेशन है, अप्लाइड की जाती है, ठीक। डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ कल्चर बिहेवियर, थ्योरीज ऑफ कल्चर बिहेवियर। तो हम यहाँ पर जो है कल्चर बिहेवियर के उसमें देख रहे हैं। It studies people, ethnic group behavior, ग्रुप की चीजों पर, ग्रुप एथनिक एंड अदर एथनिक फॉर्मेशन, अदर एथनोजेनेसिस, कंपोजिशन, रीसेटलमेंट, सोशल वेलफेयर कैरेक्टरिस्टिक as well as their material and spiritual culture. Okay, data collection is often done through participants, कौन से, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर, तीनों मेथोडोलॉजी यहाँ दिखाई जा रही है। भाई कल्चर पे जब भी हम काम करेंगे एथनोग्राफिक रिसर्च में, तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथोडोलॉजी, ऑब्जर्वेशन में मैंने बता रखा है 3 तरह के ऑब्जर्वेशन होते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड सेमी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक। जब रिसर्चर जो है पूरी तरह से किसी रिसर्च करते समय जिससे रिस्पॉन्स ले रहा है उस रिस्पॉन्स की उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहा है, उसके कल्चर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी कर रहा है। हमारे इंडिया में जितने भी क्या कहते हैं, मोस्टली फॉरेन कंट्रीज के जो लोग ट्रिप पर यहाँ पर आते हैं, तो वो जब होली या दिवाली इन सब पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर्स घूमने आते हैं, तो उस समय वो क्या कर रहे होते हैं, हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स इन सब में पार्टिसिपेट भी कर लेते हैं। वो हमारे ही तरह के ड्रेस पहन रहे हैं, हमारे ही तरह के जो रहता है गेटअप में आते हैं, और उसी तरह से जो है वो, तो वो क्या है, वो पार्टिसिपेंट है। लेकिन सेमी पार्टिसिपेंट में क्या रहेगा, पार्टिसिपेट दूर करेंगे लेकिन पूरी तरह से नहीं करते। नॉन पार्टिसिपेंट का मतलब दूर से खड़े होकर देख रहे हैं और दूरदर्शी बनकर उस चीज को समझकर जो है कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन जो है डेटा कलेक्शन पढ़ाते समय इसको और डिस्क्राइब किया जाएगा। इंटरव्यू में भाई बहुत सारे तरीके होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, टेलीफोनिक होता है, ठीक। अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले भी इंटरव्यू के मेथोडोलॉजी चल गए हैं। तो ये सारी चीजें, क्वेश्चनर
तरीके का होता है कि भाई क्वेश्चनर हमने बना लिया, और क्वेश्चनर दो तरीके के होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है, एक नॉन स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर क्या होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर क्या होता है, ये हम डेटा कलेक्शन में पढ़ाएंगे। The purpose of ethnographic research is to attempt to understand what is happening naturally in the setting and to interpret the data data gathered to see what implication could be formed from the data। ओके, ये आपका हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर द पर्पज ऑफ प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फिनोमिना of examining probability and causally among the select variables। हम एक्सपेरिमेंट्स कब करते हैं, जब हमें पता हो कि हाँ ये चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम कोई छोटे जब बच्चे स्कूल में पढ़ के आते हैं कि पानी में नमक घुल जाता है, तो वो क्या करते हैं, एक गिलास पानी लेते हैं, नमक लेते हैं और उसको घोल कर देखते हैं। तो वो एक कंट्रोल्ड क्या हुआ कि एक गिलास पानी है और उसमें जो है कंट्रोल, यानी कि सिस्टमेटिक, नमक लिया पानी लिया, ये सिस्टमेटिक हो गया। कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पर्पज ऑफ प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एडवांटेज, बेस्ट एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जहां पे कोरिलेशन में हमने पढ़ा था कि वो कॉज एंड इफेक्ट को बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाता, लेकिन एक्सपेरिमेंटल, अब हम इसी चीज को देखेंगे। कोरिलेशन रिसर्च का एक मॉडिफाइड वर्जन क्या हो गया आपका, एक्सपेरिमेंटल हो गया। डिसएडवांटेज, आर्टिफिशियली ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियली होता है, यानी आर्टिफिशियल हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, उस पे करते हैं। फिजिबिलिटी एंड अनएथिकल, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एथिकल नहीं होता है। जैसे अगर कोई एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है और हमें वो किसी जानवरों पे करना है, और उस जानवर को हम एक्सपेरिमेंट करते समय बैठ के एथिक्स का वो करें कि अरे ये दवाई जो है इस जानवर को देंगे तो ये मर जाएगा, तो हमारे कैसे, तो वो दवा कभी, उस दवा की कभी खोज की ही नहीं जा सकती, उस दवा के फायदे और वो किए नहीं है, तो अनएथिकल होता है। यहाँ एथिक्स बहुत लीस्ट, बहुत अमाउंट में देखा जाए तो कम होता है। ठीक,